हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप सीजीएल यानी एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए। हर एक वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे ना फास्ट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फ्यूचर में आपने टारगेट बना रखा है, कमिंग जो है सीजीएल वो तो है ही, लेकिन कुछ साल बाद भी अगर आपको सीजीएल देना है या टारगेट बना रखा है, तो भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसे वाले सम करने से पहले आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब देखो, वाटर फ्लो कब करता है? जब कोई इंक्लाइन सरफेस होता है या स्लोप होता है। पानी यहाँ डालो इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या कुछ सरफेस होता है, पानी डालो ये इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। इंक्लाइन पोजीशन स्लोप होता है तो पानी जाता है। तो पानी का डायरेक्शन, पानी में जो करंट होता है ना, हम कहते हैं उसका डायरेक्शन वो देखना फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्यों करता है? क्योंकि स्लोप होता है, स्लोप की वजह से वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब हम लेते हैं एग्जांपल रिवर और बोट की, ठीक है। अब रिवर में पानी क्या होता है? पानी एक डायरेक्शन में जाता है, स्लोप की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी जाता है, उसका डायरेक्शन पर्टिकुलर। और पानी में जो करंट हम कहते हैं, करंट का डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है। अब जब हम बोटिंग करते हैं ना, बोटिंग अगर डायरेक्शन के साथ हम जाते हैं, कभी कभी करंट के साथ हम चले जाते हैं। बोटिंग जब होता है, करंट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में भी बोटिंग हो रहा होता है, ठीक है। देखना बहुत स्पीड से बहुत जल्दी भाग रहा है। लेकिन जब उल्टे साइड में होता है ना बोटिंग, उल्टे साइड में बोटिंग होता है, देखो इस केस में क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन उस साइड में है और इधर बोट का डायरेक्शन इधर, मतलब बोट इस साइड में चल रहा है, इधर डायरेक्शन करके मूव करके चल रहा है, और ये करंट उस साइड में, ऑपोजिट साइड में है ना। तो जब ऑपोजिट साइड में होता है ना, तब क्या होता है? अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोट जो है ना अप जा रहा है, अप जा रहा है, इसलिए अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में क्या होता है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तब उस टाइम में जब अपस्ट्रीम स्पीड निकालना होता है, आप कह लो एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड या टोटल स्पीड, जब दोनों का निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपस्ट्रीम स्पीड में? बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। बोट का स्पीड और माइनस करंट स्पीड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्पीड कम हो जाता है। बोट का जितना भी स्पीड होता है ना, अगर हमने मोटर बोट का एग्जांपल लिया है ना, ये अगर बाय हैंड कोई चला के भी जाता ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता उसको, क्योंकि करंट की जो स्पीड है ना, उसको भी बाईपास करके, क्योंकि करंट में एक स्पीड होगा, तो उसको बाईपास करके उसको जाना होगा ना, तो इस वजह से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जिस स्पीड से ये भाग रहा होता है ना, तो स्पीड अल्टीमेटली कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट तो उस डायरेक्शन में उसको खींचता है ना पीछे की तरफ, तो जिस वजह से इसका स्पीड कम हो जाता है। तो हम अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? बोट का जितना स्पीड है ना, माइनस करते हैं करंट का जो स्पीड है, ऐसे करके हम अपस्ट्रीम स्पीड निकालते। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? डाउन की तरफ जाता है, करंट का स्पीड भी उधर ही है और बोट का स्पीड भी उस साइड उधर ही है। तो क्या होता है? दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों स्पीड, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाता है, ऐड होकर टोटल डाउनस्ट्रीम स्पीड निकलता है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि मोटर बोट whose speed is 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टिल वाटर में मोटर बोट्स की स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो है ना 20 किलोमीटर पर आवर, takes 30 minutes more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना होता है? 30 मिनट ज्यादा लग जाता है। देखो 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ अगर ट्रेवल, मान लो यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसको ट्रेवल करने में ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन है ना, करंट उसको बाधा दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो खींच रहा है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बोट को, और इस वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ से यहाँ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब सेम डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो इस केस में डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? फास्ट दौड़ेगा ना, इस केस में टाइम लगेगा। तो यही बोला गया है कि अपस्ट्रीम में क्या है, 30 मिनट ज्यादा लगता है। 24 सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें 30 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले केस में हम बोट का स्पीड भी चाहिए होता है और करंट का स्पीड भी चाहिए होता है। बोट का स्पीड तो दिया हुआ है, करंट का स्पीड नहीं है, तो ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं करंट का स्पीड। लेट स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू एक्स। स्पीड ऑफ करंट हमने एक्स ले लिया। अब क्या है? अब मोटर बोट उस
अब हमें एक चीज, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम एक फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये मैंने लिख दिया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एक फॉर्मूला पता है। यहाँ से टाइम क्या निकलता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये इसमें से हमने निकाल लिया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले पोर्शन में दिया हुआ है टाइम लगता है अपस्ट्रीम में 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो हम देखते हैं कि 24 किलोमीटर जाने में दोनों में टाइम कितना लगता है, फिर दोनों टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। डिफर कर मतलब इसमें ज्यादा लगता है ना 30 मिनट, तो दोनों टाइम को माइनस करेंगे, एक को दूसरे से, इसको इससे माइनस करेंगे, तो 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट हम लिख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं 24 किलोमीटर जाने में, 24 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगता है, और 24 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगता है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस फर्स्ट केस में अपस्ट्रीम में क्या है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना है हमारा, सॉरी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारे पास 24 किलोमीटर ही है, 24 किलोमीटर है बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, फर्स्ट वाले केस में अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है, फॉर्मूला बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। बोट स्पीड कितना है, बोट स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर माइनस करंट स्पीड, यही किया है मैंने। देखो हमारे पास टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला है ना, तो डिस्टेंस हम लिखेंगे, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर लिख दिया। स्पीड कितना है, स्पीड अपस्ट्रीम वाला स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। बोट स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और करंट स्पीड क्या है ये हमने लिखा हुआ है। अब डाउनस्ट्रीम देखते हैं, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या है, टाइम सेम फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में कितना, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है 24, और टाइम सॉरी स्पीड कितना है, स्पीड है डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड। बोट स्पीड कितना है 20, और करंट स्पीड कितना है हमने लिया था x। तो ये हो गया टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम और टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। अब क्या बोला गया है कि अपस्ट्रीम में 30 मिनट ज्यादा लगता है, इसमें ज्यादा लगता है ना, इसमें ज्यादा इसमें कम, कितना ज्यादा लगता है 30 मिनट ज्यादा। मतलब ज्यादा का कैसे निकालेंगे, एक पेन का रेट 5 रुपए है और एक का 3 रुपए है, ज्यादा कितना है 5 माइनस 3 माइनस करेंगे ना, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम, तो माइनस करेंगे, और ये हो गया 30 मिनट्स, ये दिया हुआ है ना 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखो 30 मिनट्स, लेकिन ये क्योंकि ये यूनिट जो है ना 30 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम 30 मिनट्स ना लिख के आवर में कन्वर्ट करेंगे, कितना है हाफ, 30 मिनट्स इक्वल टू हाफ आवर। अब इसमें से कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा 20 माइनस एक्स, 20 प्लस एक्स, और ये हो गया 24 इंटू 20 प्लस एक्स, और माइनस 24 इंटू, या हम ऐसा करेंगे, सॉरी भाई ये गिर गया, इसको ऐसा करेंगे 20 कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और 24 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1/20 माइनस एक्स, और माइनस 20 सॉरी 1/20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, और ये हो गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट केस में 24 को उस साइड में ले जाएंगे, और इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स, इसको हम करेंगे एलसीएम, तो 20 प्लस एक्स माइनस ये हो गया 20 प्लस एक्स, ठीक है। इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो 1/2 इंटू 24, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ आ गया दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, और इधर आ गया हमारा 20 20 कैंसिल, 2x इक्वल टू 1/48, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 96x माइनस 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको हम ले आते इस लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस,
तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं और इसमें से x प्लस 100 लिख लेते हैं। अब कॉमन आएगा तो x प्लस 100 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इसमें से हम लिख सकते हैं सॉरी इसमें से हम लिख सकते हैं इधर x प्लस 100 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू माइनस 100 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू 4। अब क्या है, अब देखो ये x का वैल्यू 100 माइनस 100 है तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने x क्या लिया हुआ था, करंट स्पीड। स्पीड तो माइनस में हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, करंट का स्पीड कितना है, देयरफॉर करंट स्पीड कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि if the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, speed of the boat का स्पीड कितना था 20 किलोमीटर। बोला गया है अगर 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जाता है तो फिर बढ़ के कितना हो जाता है, इंक्रीज होके 22 किलोमीटर पर आवर हो गया। सेकंड केस में बोट का स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर, then how much time will it take to go 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब क्या बोला गया है कि हमें 39, अब डाउनस्ट्रीम में देखते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ना, डाउनस्ट्रीम में वही बोला गया है हाउ मच टाइम। अब फिर से टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है डाउनस्ट्रीम में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना बोला है डाउनस्ट्रीम में 39 लिख दिया हमने, और बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड। बोट स्पीड हमारा क्या हो गया, नया बोट स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ना, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर, तो बोट स्पीड हो गया 22 प्लस करंट स्पीड कितना है, करंट स्पीड तो हमने निकाला है 4, तो 22 प्लस हो गया 4, ठीक है। और अपस्ट्रीम में क्या है, अपस्ट्रीम में क्या है, अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम वाला ये फॉर्मूला है, बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। बोट स्पीड तो 22 है नया वाला, और करंट हमने निकाला हुआ है 4, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में ये डाउनस्ट्रीम ये अपस्ट्रीम ये टाइम टेकन बोला है कितना टाइम लगता है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, टोटल टाइम निकालने के लिए बोला गया है। अब इसमें से अगर देखें तो ये हो गया कितना हो गया 26, ये हो गया 39 प्लस ये हो गया 30, ये हो गया 18, तो हम कैंसिल करते 13 से तो 3 हो गया और 2 हो गया। इधर हम कैंसिल करते 6 से 3 हो गया एंड 5 हो गया। अब इसको हम एलसीएम लेते 3 to the 6 और 3 to the 9 प्लस 2 5 to the 10 हो गया 19/6 लिख सकते 3 प्लस 1/6, देखो 19 बाई ये आ रहा है। अब 3 आवर्स और 1/6 आवर्स, ये दोनों आवर्स में है, लेकिन ये 3 आवर्स और 1/6 आवर्स का मतलब क्या है 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स ये हो गया हमारा आंसर। आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर है, A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A ने क्या करा अपने मोबाइल फोन बेचा B को 25% प्रॉफिट में, फिर B ने क्या किया, B ने C को बेचा 10% लॉस में। If C paid 5625, अगर इवेंचुअली C को 5625 रुपीस देना पड़ता है तो फिर A का कॉस्टिंग कितना था ये निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, हम A का कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे, कुछ कंसीडर कर लेंगे। X से हम स्टार्ट कर दे तो बेटर है, हम अगर 100 से करें तो वो बेस्ट तरीका होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं लेट हमने एस कॉस्ट को ले लिया, ए का कॉस्ट कितना था 100 रुपीस ले लिया, 100 रुपीस मान लो, 100 रुपीस में उसने मोबाइल खरीदा। फिर उसने क्या किया, बी को बेचा 25% गेन में। अब गेन में बेचा मतलब प्रॉफिट में बेचा, जितना इसका था इससे 25% ज्यादा में बेचा है। इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट रेट में उसने बेचा, 125% रेट में उसने बेचा। 125 100% तो इतना ही हो गया 100 रुपीस। अब 25% ज्यादा में बेचा है ना उसने, तो इसका मतलब 125% में उसने बेचा है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125% ऑफ दिस। तो जो इसके लिए सेलिंग प्राइस था जितने में उसने बेचा, वो तो बी के लिए बी ने खरीदा ना उतने में, इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते
therefore or according to question बीस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस ले लेते, कॉस्ट प्राइस यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ले लेते, कॉस्ट की मतलब प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 125% ऑफ दिस, 125% ऑफ दिस, 125% ऑफ दिस, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 125 ही, ठीक है। ये कैलकुलेट किया हमने, आया 125। मतलब ए ने 100 रुपए में अगर लिया कोई सामान, मोबाइल क्या लिया है, मोबाइल लिया है 100 रुपए में, तो उसने बी को बेचा है 125 रुपीस में। अब क्या हुआ, अब बी ने क्या किया, बी ने 10% लॉस में बेचा, बी ने 10% लॉस में बेचा, यानी उसने कितने में बेचा, 90% में बेचा। 10% लॉस में मतलब 10% छोड़ दिया ना, जितना भी रेट था उसके फोन का, उसका 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया मान लो, तो इसका मतलब 90% में उसने बेचा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इसका जो कॉस्ट प्राइस था उसका 90%, उतने में बेचा ना उसने, लॉस में बेचा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो फिर जाके सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इसने जितने में बेचा था उतने में सी ने खरीदा था, तो सी के लिए वो हो गया कॉस्ट प्राइस। तो अब लेते हैं सी का, सी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया कि 95% ऑफ दिस, कितने में 90%, सॉरी 90% ऑफ दिस, 90% में बेचा। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं, 90% कितना हो गया 125 इंटू 90/100, इसको ये करेंगे, फिर हम 10 आ गया, ये हो गया 112.5। तो देखा गया है ए ने अगर 100 रुपए में खरीदा है, तो इवेंचुअली जाके ये 100 वाला जो मोबाइल फोन था, इसका लास्ट में जाके 112.5 रुपीस कॉस्ट हो गया, मतलब सी के पास पहुंचते पहुंचते इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया, अगर इफ सी पेड 56254 फॉर इट, अगर इस मोबाइल के लिए इसने 5625 रुपीस दिया, तो ए का कितना था कॉस्टिंग, ठीक है। तो हमने ये 100 रुपए लेके हमने देखा सी को कितना देना पड़ा 112.5, इसका मतलब सी का अगर कॉस्ट प्राइस 1125 होता है 0.5 होता है, तो ए का होता है 100 रुपीस। तो हम अगर ऐसे देखें 112.5 अगर सी का कॉस्ट है, तो ए का कॉस्ट होता है कितना, होता है 100 रुपीस। 112.5 इतना इतने रुपीस में सी ने अगर खरीदा है, तब कब खरीदा था, जब 100 रुपीस ए का प्राइस था, इतने में खरीद। तो हम क्या करेंगे 112.5 अगर सी का कॉस्ट होता है, तब जाके ए का होता है 100 रुपीस। तो 1 रुपीस अगर सी का कॉस्ट होता है, तब इसका कितना होगा 100/112.5, करेक्ट। और अगर हम लेते हैं कि कितना दिया हुआ है 5625, अगर 5625 सी का कॉस्टिंग पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पड़ता है, तब जाके ए का कितना हुआ 5625 into 100/112.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, इससे इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 50 आएगा, 50 सॉरी 50 आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन 5000 ए है, तो ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऐसे वाले सम को करने से पहले आपको दिमाग में कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। क्या है ये सारा फॉर्मूलाज है। अब ये क्या यहाँ काम आएगा देखते हैं। देखो sin 23 है ना, इसको हम चाहे sin 23, इसको चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस 67। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, 90 माइनस 67 इक्वल टू कितना आता है 23 आता है। हमने ऐसा क्यों लिखा है, देखो साइन, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला 90 माइनस है, मतलब ये है 90 माइनस है, यहाँ जो भी एंगल होगा ना, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं cos ऑफ वो वाला एंगल, यहाँ जो भी होगा। तो ऐसे देखो 90 माइनस है, ए के जगह यहाँ ए जो है, इसकी जगह यहाँ 67 है, और फॉर्मूला वही का वही होगा। तो इसका मतलब क्या है, cos ऑफ ये आ जाएगा, तो cos ऑफ 67। तो हम क्या कर सकते हैं, sin 23 को cos 67 लिख सकते हैं, sin 23 को cos 67। ऐसे ही हम cos ये हो गया, ये देखो cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 को sin, cos 38 को अगर हम लिख लेते हैं, cos 38 को cos को ऐसे लिख सकते हैं, 38 को 90 माइनस, कभी भी कन्वर्ट होना, sin को cos में, cos को sin में, या tan को cot में, जैसे ये देखो tan को cot में, cot को tan में, तो ये सारा आपको अप्लाई करना है। अब cos 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस 52 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम cos ऑफ, देखो 38 की जगह हमने ये लिखा है, कैलकुलेशन में तो ये 38 ही आता है। अब इसको क्या करेंगे, देखो cos वाले फॉर्मूला cos 90 माइनस है, यहाँ जो भी एंगल होगा ना,
तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो ये चेंज होके हो जाएगा साइन ऑफ दिस एंगल मतलब 52। इसका मतलब क्या है cos 38 को हम sin 52 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम इसमें आते हैं मेन सम में। मेन सम में क्या करेंगे हम, हमने जैसे दिखाया साइन साइन 23 को आप चाहे तो ऐसे लिख दो, साइन 23 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 67। ये हमने क्यों करा है मैं नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। cos 67, ठीक है। और फिर यहाँ हो गया sec 52 लिख दिया हमने, साइन के जगह हमने लिख लिया साइन ऑफ 90 माइनस 52। फिर हमने लिख लिया प्लस cos ऑफ साइन साइन, तो cos ऑफ 90 माइनस 67 लिख दिया हमने और साइन ऑफ 67। यहाँ cos के 23 के जगह हमने ये लिख दिया। देखो यहाँ क्या किया, साइन के जगह हमने 38 के जगह 90 माइनस 52 लिख दिया और वही का वही लिखा है साइन के साइन, लेकिन 38 की जगह 90 माइनस 52। यहाँ क्या किया 23 की जगह साइन, 23 की जगह साइन ये लिख दिया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये हो गया cos को हम ये कर देंगे, cosec हो गया ना cosec 52 और cos को हम लिखेंगे 90 माइनस 52। 90 माइनस देखो cos 90 माइनस 52 क्या होता है 38 होता है, ठीक है। नीचे क्या है इसको हम लिखेंगे cosec स्क्वायर 20 और इसको 10 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 20, 10 को हम लिख सकते हैं। देखो 10 स्क्वायर जो है ना 10 स्क्वायर 70, इसको ये एक्चुअली क्या होता है 10 ऑफ 70 स्क्वायर। इसका मतलब ये है 10 स्क्वायर 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ऑफ 70 स्क्वायर। अब 10 को हम लिख सकते हैं ना, 10 को हम ऐसे अगर 10 को इस फॉर्म में लिखते हैं 10 ऑफ 90 माइनस 20, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है नहीं है, क्योंकि 70 को हम तो 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, लिख लिया। अगर 90 माइनस 20 हमने लिखा है तो यहाँ से 90 माइनस 20 तो क्या होगा, यहाँ अगर 20 होता है तो इसके बदले हम cot ऑफ ये वाला एंगल मतलब 20 हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 20, ठीक है। cot ऑफ 20 हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके जगह हम cot ऑफ 20 हम लिख सकते हैं। तो 10 के जगह cot ऑफ, अगर इसके जगह cot ऑफ 20 लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा cot ऑफ 20 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो cot ऑफ 20 cot स्क्वायर लिख लेते हैं। इस स्क्वायर का मतलब क्या है cot स्क्वायर 20, ये हो गया मतलब। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है, इसमें से ये हमने लिखा है, ये दिखाया है आपको कैसे लिखा है। अब आते ये जो लाइन है ना, ये ऊपर वाला लाइन है न्यूमरेटर का, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, देखो sin 90 माइनस 67, sin 90 माइनस है, यहाँ जो भी एंगल होगा हम sin के बदले cos लिख के ये वाला एंगल लिख देंगे। तो sin के बदले हमने cos लिखा और 67 लिख दिया, फिर ये आ गया 67, ठीक है। यहाँ आ गया sec 52 और यहाँ आ गया sin के जगह हम cos 52 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आ गया cos के जगह हम लिख सकते हैं sin 67, यहाँ लिख सकते हैं sin 67 और ये वाला जो है ना cosec 52 और इसको हम लिख सकते हैं sin 52। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। अब हम क्या करते हैं, देखो नीचे वाला क्या है, नीचे वाले को हम ऐसे कर देते हैं। देखो हमारा एक फॉर्मूला है ये वाला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा का मतलब क्या है, कोई भी एंगल कोई भी वैल्यू हो, अगर सेम वैल्यू होता है, चाहे यहाँ 100 हो यहाँ 100 हो, इसका वैल्यू 1 होगा, चाहे यहाँ 50 हो यहाँ 50 हो, इसका वैल्यू 1 होगा। तो हम देखें तो इसके साथ इसको आप थोड़ा कंपेयर करो, cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर 20 माइनस cos स्क्वायर, देखो एंगल सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू 1 है, तो हम इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखो ये क्या हो गया cos 67, cos क्या हो गया cos स्क्वायर 67, ठीक है। और ये हो गया देखो sec 52 और ये जो है ना ये जो cos 52 है, देखो cos यहाँ मैंने रिलेशन cos का मतलब क्या है, sec का उल्टा है, cos मतलब sec का उल्टा है, तो हम cos को sec का उल्टा हम ऐसा लिख सकते हैं sec 52, करेक्ट। अब यहाँ आते हैं, यहाँ sin 67 मतलब 2 sin 67 हो गया sin स्क्वायर 67, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें cosec 52 लिखते हैं cosec 52
और साइन जो है ना, यहाँ देखो साइन, साइन क्या है, कोसेक का उल्टा है, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक, तो साइन 52 है, इसका मतलब 1 बाई कोसेक 52, कोसेक 52, ठीक है। अब नीचे 1 है, आप अगर चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो बस हटा दो, 1 को हटा दो। अब ये रहा हमारे पास। अब देखो फॉर्मूला sin स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 67, क्या फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो तो वैल्यू तो 1 ही आएगा, कुछ भी हो मतलब दोनों जगह अगर सेम सेम वैल्यू हो तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ हम देखें cos स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 67, cos स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 67 इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों के बदले 1 आएगा। अब यहाँ जो है ना, यहाँ हमने क्या किया, sec 52 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ cosec 52 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमें मिला 1 और यहाँ से मिला हमें 1, तो ये तीनों मिलके हमें देते हैं आंसर 3। तो ये हो गया हमारा